अब आपसे खिताब करेंगे हम सब के महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत सालों के बाद आज मुलाकात हो रही है। लेकिन आपसे मेरा प्यार का रिश्ता कायम और दायम है। उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया और वो प्यार, मोहब्बत, वो खुलूस देख रहा हूं, मुझे उस पे नाज है, नाज। ये मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। जब भी मौका मिला दिन रात एक करके पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए और जब भी मौका मिला किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया, जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। लेकिन मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? कौन है भाई? हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो
पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया अल्लाह के फजलो करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। और हमने लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। लोड शेडिंग 2013 में अरूज पर थी, आपके घरों में बिजली नहीं आती थी, 18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। याद है या नहीं याद है? किसने खत्म किया लोड शेडिंग को? एक अजाब था, अजाब, और हमने उसको खत्म किया। बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं,
और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करनी दी, लेकिन ये बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडयाला जेल। वो सुपरेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है। मेरी बात उसने नहीं कराई। मैंने कहा देखो तुम्हारे मेज के ऊपर 2-2 फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है। यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत लेने की जरूरत है, तुम्हें किससे इजाजत दरकार है। उसने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया दोबारा, वहां सेल में। इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी, चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी, और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। वहां चला गया, सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। 2.5 घंटों के बाद उसका नंबर 2 बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, 2.5 घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास, उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा। बैठी है, पूछ लें, ये खड़ी है यहां पे। इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, 1 हफ्ते में, और पास होके एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैंने जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। भाई बेटा बैठ, बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तब क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई अपना मुल्क है, मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं
ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मैं ऐसा नहीं करता। नवाज साहब ने कहा क्लिंटन $5 अरब की पेशकश की मुझे। ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें। उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है। आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। 5 अरब, आज तो $1 अरब पिछली हुकूमत के लोग मांग रहे थे ना। $1 अरब की भीख मांगते थे उस वक्त। $5 अरब और मुझे कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए देना चाहते हैं। शायद कोई, अगर मैं खुद लेने वाला होता तो 1-2 अरब मुझे भी मिल जाते। वो मुझे भी 1-2 अरब कहता कि आप भी ले लें, धमाके ना करें। लेकिन भाइयों, जिस मिट्टी की मैं अभी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूं। उस मिट्टी और उस जमीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं वो उसकी बात मानूं जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहा है कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं। जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है बताओ? आज तो पूरे पाकिस्तान से आप सब लोग आए हुए हो। कोई क्वेटा से आया है, कोई चागी से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सूबा केपी से आया है, खैबर से, कोई पंजाब के दूर दराज इलाके से आया है और कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है। ये देखा, बोल रहे हैं बीच में। और कोई आजाद कश्मीर से आया है। ये आजाद कश्मीर के झंडे भी मैं देख रहा हूं। आप सबको मेरा खसूसी सलाम है, सलाम। वहां रोटी का क्या रेट है बताओ? रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। मेरे जमाने में कितने की थी? 4 रुपए की। इसलिए मुझे निकाला, इसलिए मेरी छुट्टी कराई, इसलिए कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा फारिग वजारत उज़्मा से खारिज कर दिया। ये कहां का फैसला है यार? क्या फैसला है ये? आप पाकिस्तानी कौम हो, बताओ, आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हो? और फिर मुल्क का ये हाल हो गया। मुल्क आज बर्बादियों की हद तक चला गया। बर्बादियों की हद को छूकर अब वापस आएगा इंशाअल्लाह, वापस आएगा, लाएंगे वापस इंशाअल्लाह इसको हम। मेरे भाइयों, जरा एक और बात बताओ। अभी तो रोटी आपने बताई कि 4 रुपए की थी और आज 20 रुपए की है। मुझे जरा ये भी बताओ कि पेट्रोल कितने का मिलता था मेरे दौर में? पेट्रोल बताओ। मेरे दौर में 60 रुपए लीटर मिलता था या नहीं मिलता था? आज कितने का है बताओ? बताओ फिर। इसलिए निकाला नवाज शरीफ को। मुझे बताओ कि आज
आज जो है वो पाकिस्तान में डॉलर कितने का मिलता है? डॉलर मेरे जमाने में 104 रुपए था, 104 रुपए। आज 250 के लगभग है। इतना ही है या कुछ ज्यादा है? 250 से भी ऊपर है। इसीलिए तो महंगाई का तूफान है पाकिस्तान के अंदर। तो आप मुझे बताओ, इसलिए नवाज शरीफ को निकाला था कि वो उसने डॉलर को हिलने नहीं दिया। रुपया डॉलर के आगे बिल्कुल खड़ा था मजबूती के साथ। हमने हिलने नहीं दिया डॉलर को। लेकिन पता नहीं हम पता नहीं इतने नाशुक्र क्यों हैं। एक अच्छा मुल्क तरक्की की तरफ चल रहा था। आप यकीन मानो 1990 में जब अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बना, 1990 दिसंबर में, 1991 समझ लें, तो जो काम हमने उस वक्त शुरू किए, अगर वो मोमेंटम और वो सिलसिला जारी रहता, यकीन माने आप में से आज कोई भी बेरोजगार ना होता। मुल्क में एक भी बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नाम की कोई चीज ना होती। गरीब को अपने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जायदाद ना बेचनी पड़ती। गरीब के पास इतना पैसा होता कि वो अपना इलाज भी करवा सकता, अपने बाल बच्चों का पेट भी पाल सकता था और उनको पढ़ा लिखा भी सकता था। आज तो देखना सोचना पड़ता है। आज तो सोचना पड़ता है। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि बिजली का बिल दिया जाए या फिर बच्चों का पेट पाला जाए। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं ठीक कह रहा? बोलो, हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। हाथ उठा के मेरी बात का जवाब दो। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? उधार लेके बिजली का बिल देना पड़ता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला जो है ये शहबाज शरीफ के जमाने का नहीं है। ये उससे बहुत पहले, अभी बहुत पहले का शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बिजली के बिल महंगे हो रहे थे, रोटी महंगी होती जा रही थी, घी महंगा होता जा रहा था, पेट्रोल महंगा हो रहा था और फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर महंगा होता चला जा रहा था। चीनी महंगी होती चली जा। हमारे जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज कितने की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। मैंने आपको अभी पहले बताया है। आज मैं आपको बताऊं, मैं कई सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं। 4 सालों के बाद तकरीर कर रहा हूं, यानी 6 सालों के बाद। 2 साल तो मैं पाकिस्तान में मुकदमे भुगत रहा और मरीम भी मेरे साथ थी। आज 6 सालों के बाद मैं किसी अपने जलसे से खिताब कर रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी मैं बात कर रहा था ये बिजली के बिलों की। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये बिल तलाश करके लाया हूं आपके लिए, बिल तलाश करके।
ये नसरुल्लाह खान का बिल है। नसरुल्लाह खान उसका बिल है। जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, मई 2016 में, मई 2016 उस वक्त मैं वजीर आजम को बाहर धरने हो रहे थे हमारे, मुझे मालूम है, लेकिन हम अपना काम करते चले जा रहे थे। आपको तो पता है कि धरने कौन करवा रहा था, पता है या नहीं पता है? हमने धरनों के बावजूद आपके घरों में बिजली पहुंचा दी थी। पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? हमने धरनों के बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वालों मेरी बात सुनो। लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई ना। हमारा काम देखो। उसके बाद गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और शक्कर किसने मोटरवे बनाई? फिर हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? भाई मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखो नसरुल्लाह खान 2016 में मई के महीने में इसका बिजली का बिल था 1317 रुपए, 1317 रुपए। और फिर इसी बंदे का बिल जो है वो अगस्त 2022 में उसका बिल है 15,687 रुपए। तो बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की थी। बिजली महंगी उस जमाने से चल रही है जब से आपने नवाज शरीफ को निकाला है। एक और मैं मिसाल देने लगा हूं आपको। सईद अख्तर है। सईद अख्तर कोई गरीब आदमी है। इसका मार्च 2017 जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, 2017 में इसका बिल था 760 रुपए, 760। और उसका बिल जो है वो अगस्त 2022 को क्या बिल आता है उसका? 8,220। कहां 760 रुपए और कहां 8,220 रुपए। ये शहबाज शरीफ ने किया था। मैं उसकी शहबाज शरीफ की कोई तरफदारी या सफाई पेश नहीं कर रहा। मैं हकायक बयान कर रहा हूं आपको, हकायक। और उसके बाद भाई मुझे तो ये सारी बातें करें, मैंने अभी आप शुरू में कह दिया है। आपका जज्बा, प्यार, मोहब्बत देखकर मैंने कहा मैं अपने सब दुख बिल्कुल उनको मैं एक तरफ कर रहा हूं, लेकिन मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। और गालिब ने शायद हम जैसों के लिए कहा है, मुझ जैसों के लिए कहा है गालिब ने शायद, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब,
हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार गालिब हमें ना छेड़। मैंने पहले कहा है, जरा खामोश भाई, मैं मानता हूं बहुत जोश और जज्बा, लेकिन जरा चलो और नहीं तो मेरा शेर खामोशी से सुन लें। शेर को खामोशी के साथ सुन लें आप। जख्म इतने लगे हैं, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मैं जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे आंसू? आंसू क्यों नहीं ये बैठी है मरियम, मरियम बैठी है यहां पर, आपके सामने है यहां। पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है, जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, और नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। ये मेरे पास आई, मैं सामने बैठा था कि अबू जान ये मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या, एक कैदी क्या कर सकता है? अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी अपनी मां की गिरफ्तारी का मंजर अपने आंसू भरी आंखों से देख रही थी, मेरे सामने बैठी हुई थी। भाई मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूं, मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म, इतना जुल्म। शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया, बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया, बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे, आप देखें ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर हूं? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल
मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता, जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। मैं पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर ने बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, कौन सा काम है। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहां पे। कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो, एक शहर में नहीं कई शहरों में। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। और आपको पता है कि हमारे इखलाकियात में उनके इखलाकियात में कितना फर्क था। बुजुर्गों की इज्जत से पूछो। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। और मैं ये समझता हूं मेरे भाइयों, दोस्तों, और मेरी बहनें भी यहां पे हैं या नहीं है? बहनें कहां हैं हमारी? देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कितने आराम से जलसा सुन रही हैं। कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहां नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? अगर समझे तो फिर जोरदार तरीके से जरा आवाज दो। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, क्योंकि अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश नहीं है कोताही की। पाकिस्तान के अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उनके असबाब पे गौर करें और आइन की रूह के मुताबिक मुत्तहिद होकर मुस्तकबिल का प्लान बनाएं। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मिलकर कौन मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। आप भी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल करना चाहते हो या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ। दुनिया में मकाम हासिल करना चाहते हो? फिर सबको मिलकर काम करना होगा, मिलकर। उसका वाहिद हल यही है। मैं आपको पिछले 40 साल का निचोड़ बता रहा हूं, निचोड़। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा।
जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। नया सफर हमने शुरू करना है। आज आप दूर दूर से आए हैं मेरे साथ, ये तय करें, आप तय करें कि हम एक नया सफर का आगाज करेंगे, पूरे जोशो खरोश के साथ करेंगे। मैं 4 साल के बाद भी देखे मेरा जोशो खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा, मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा। मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जवान है। हमें सुने, हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, तो गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतारकर जमीन पे मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आपसे आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। आपने मेरे साथ मिलकर अभी 1-2 मिनट में दुआ करनी है। आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने। और उम्र के इस हिस्से में मेरू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहां आपको जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं?
अपने मुंह से कहें क्या करने आया हूं? आपको जगाने आया हूं। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो और आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके। मैंने आज बहुत जब्त से, बहुत पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बोलो, मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हो? मेरे साथ मैंने आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। अपनी जिंदगियां मनफी कामों में गुजारने के लिए आप नहीं हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मिलकर कहो, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन अगला जुमला आइए नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन, फिर से, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीरे नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। फिर तो सत्य खैर है, सत्य खैर है। और हमारा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है। आईटी पावर इंशाअल्लाह। इंसाफ के निज़ाम को इस्लाहात लेके आनी है वहां पे और नौजवानों और ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं। मैं इनको भी कह रहा हूं, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं। आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है।
बोलो, इस बात का गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? दुआ करो अल्लाह ताला, तू मुस्तफ़ा है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है, तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को कौम को मुसीबतों से नजात अता फरमा, हमारे घरों में खुशहाली के असबाब पैदा कर, हमारे बच्चों को रोजगार अता फरमा, बाइज्जत रोजगार अता फरमा, हमें महंगाई से नजात अता फरमा, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा और पढ़ लिख कर अच्छे और नेक शहरी बनने की तौफीक अता फरमा। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है कि बाहर के लोग भी यहाँ आके काम करें तब भी बेरोजगारी यहाँ कभी पैदा नहीं होगी। रोजगार इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमसे जो लफ्ज़ें हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, अल्लाह ताला उनको माफ फरमा। हमने जो गुनाह हमसे सरजद हो गए, अल्लाह उनको भी माफ कर दे और हमारी तरफ नजर करम अता फरमा। या दिल से आमीन कहना भाई, दिल से कहना, दिल से। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जनाब आप अपना 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करे सुबह को और 100 मरतबा शाम को। लेकिन मैं अपना सुनता हूं बात को, तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। आप भी यही किया करो। तो मुझे कोई कहता है आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, या जिनके पास वक्त कम है वो 10 मिनट के लिए पढ़ें खुशी और खुशू के साथ। अल्लाह से लौ लगा ले, पहले अल्लाह से लौ लगाएं, लौ लगा के फिर उसके बाद पढ़े। दुआ मांगे, अल्लाह आपको वो अता करेगा जो आप उससे मांगेंगे। कहते हैं नदामत का एक आंसू, नदामत शर्मिंदगी, नदामत का एक आंसू जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है, जिंदगी के सारे गुनाह धो देता है एक आंसू। आप सुबह तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त आप एक आंसू बहाएं अल्लाह को याद करके, देखें किस तरह से अल्लाह आपकी तकदीर बदलता है। ये मेरा कहा हुआ आजमाएं, जब पढ़े तो खुशू खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो आप 20 दफा पढ़े, 10 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, लेकिन पढ़ें खुशू खुजू के साथ। वो 100 दफा, उस 100 दफा पढ़ने से कहीं बेहतर है जहां आपकी तवज्जो कहीं और है, पर आप अल्लाह का नाम रहे हैं और दिल में आपका ये है कि दिल के अंदर आपके खोट नहीं होना चाहिए। आज मेरी आपके साथ गुफ्तगू बहुत सालों बाद हुई है। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, भाई बहनों को
खैर जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत की रोजी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा फर्ज शनास पाकिस्तानी बनाए। देखें, मेरे दिल से ये दुआएं निकल रही हैं आपके लिए, और यही रिश्ता है मेरा आपके साथ, यही रिश्ता है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान शाबाश शाबाश। अगर आप देख रहे हैं मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वतन वापस आए हैं और एक तवील उन्होंने खिताब किया है। अपने खिताब के अंदर उनकी जेल के साथ जो रवैया उनके साथ रखा गया वो भी बयान किए। इसके अलावा मुल्क के हालात की वजह से बयान किए। साथ साथ उन्होंने बताया कि जनाब उनका दौर कितना हसीन दौर था, कितना बेहतर दौर था पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ उन्होंने कहा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए थे और उन्होंने जिक्र किया कि जनाब अमेरिका ने हमें मना किया, लेकिन हमने अमेरिका के मना करने के बावजूद एटमी धमाके किए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब कई साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन आपसे प्यार का रिश्ता कायम व दायम है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। जब जब मौका मिला बड़े खुलूस के साथ दिन रात एक करके पाकिस्तान की खिदमत की, किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। नवाज शरीफ साहब का ये कहना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क बदर किया, जेलों में डाला गया, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, लेकिन नून लीग का झंडा किसी ने हाथ से नहीं छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की तामीर करने वाले हैं, हमने लोड शेडिंग खत्म की है, एटम बम बनाया है, बिजली सस्ती की है, बिजली बनाई है और सस्ते दामों में आवाम को फराहम भी की है। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है, मगर जो प्यारे हमसे जुदा हो जाते हैं वो वापस नहीं आते। मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसुम, जब भी मैं घर पहुंचता हूं तो दरवाजे पर वो वेलकम किया करते थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। नवाज शरीफ ने जनाब जेल में गुजारे गए लम्हात का भी जिक्र किया। बड़ी तादाद में आज लोग निकलकर सामने आए, नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। सुबह से ही मनाजिर हम देख रहे थे। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब अब खिताब करने के बाद अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ मरीम नवाज ही मौजूद हैं। मुस्लिम नून की जो आला क़यादत है वो भी उनके हमरा मौजूद थी। बड़े रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखने को मिले। मरीम नवाज साहबा ने जब स्टेज पर अपने वाले साहब को वेलकम किया तो वो आबदीदा भी हो गई थी। लोगों का जोश व खरोश बड़ा दीदनी था। लोग सुबह से ही मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, उनके इंतजार के लिए यहाँ पर मौजूद थे। फिर हमने देखा जनाब किस तरह से इस्लामाबाद आए, फिर लाहौर आए, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर आके एक तवील खिताब किया है। और अब जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद बहुत सारी चेंजेस होने जा रही हैं, बहुत सारी चेंजेस होंगी। अब ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक खुशाइंद बात भी तस्वुर की जा सकती है। लेकिन नवंबर 2019 में तबीयत की खराबी की वजह से इलाज की गर्ज से वो बैरून मुल्क गए थे और उसके बाद आज वतन वापस आए हैं। कई कयास आराइयाँ भी उनकी आमद के हवाले से की जा रही थी। कुछ लोग कहते नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते हैं, उनके लिए रिस्क जीरो कभी नहीं होगा। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के बाद उन तमाम कयास आराइयों को ना सिर्फ खत्म किया बल्कि एक अज़्म का इजहार किया है। और लेट्स सी जनाब आने वाले वक्तों में क्या कुछ होता है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू के दौरान जेल में गुजारे गए लम्हात का भी जिक्र किया और कहा कि जनाब कई तवील अरसे बाद, कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन जो खुलूस, जो प्यार का रिश्ता आपके साथ था वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसमें रत्ती बराबर कोई भी फर्क नहीं है। मनाजिर आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी के भी काफी सख्त इंतजाम हैं, कारकुनान की एक बड़ी तादाद है नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।